11 क्लासेज प्रयागराज में आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं सीबी सर आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। सितंबर माह के क्लास डिले होने का एक बड़ा कारण हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का ना होना। आज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए क्लास आपकी डिले हुई। तो देखिए, आपको जैसे पता है कि टीजीटी और पीजीटी की जो दोनों डेट्स हैं वह आपकी फिक्स हो चुकी हैं। अर्थात टीजीटी और पीजीटी की दोनों डेट्स फिक्स है। तो निश्चित रूप से अब परीक्षाएं टीजीटी और पीजीटी की कमीशन के द्वारा यह बता दिया गया कि इस डेट की कोई भी परीक्षा अनदर न रखें। अनदर रखने का मतलब कोई भी, तो देखिए फिक्स डेट हो गई टीजीटी और पीजीटी की। जैसा कि टीजीटी आपको पहले से पता है कि दिसंबर में है और पीजीटी का एग्जाम आपका अक्टूबर में है। जो डेटें फिक्स हुई हैं उसी पर एग्जाम होगा। गुड इवनिंग मंगनेश कुमार जी। देखिए, जो प्रैक्टिस बैच का आपको पहले से पता है कि ऑफर यह 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। जो आपका ऑफर है 10 सितंबर को समाप्त हो रहा है। 10 सितंबर से यदि पहले आप एडमिशन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 149 रुपीज में मिल जाएगा। नहीं तो फीस बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ऑफर में ही एडमिशन ले लें। देखिए, ये आपका सितंबर माह का 50% आपके साथ मात्र 149 रुपए पर मंथ में, जहां पर आपको थ्योरी क्लासेस एंड प्रैक्टिस बैच दोनों पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो 149 में पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिए, नियोप्रीन एन इंपॉर्टेंट सिंथेसिस सिंथेटिक रबड़। नियोप्रीन जो है एक इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रबड़ है। किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन या कोपॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन, पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन, को पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन एंड एक्रोल नाइट्राइल। देखिए, आपसे यह जानना चाहता है कि जो पॉलीमर बन रहा है सिंथेटिक रबड़ कर रहा है नियोप्रिन। नियोप्रिन क्या है? एक हमारा सिंथेटिक रबड़ है। गुड इवनिंग। तो दीपक पटेल जी कह रहे हैं कि फर्स्ट का ये ऑप्शन हमारा सही है। चलिए देखते हैं। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, जी। देखिए, जो आइसोप्रीन यूनिट होती है वह हमारी 5 कार्बन की होती है। कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की होती है। दीपक जी, एक्चुअली यहाँ पर जय प्रजापति कह रहे हैं स्क्रीन को जूम कर दें। हेलो। हाँ, हाँ। देखिए,
जय प्रजापति, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए, ठीक है, क्लियर? देखिए, जो सिंथेटिक रबड़ होता है वह पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रो पॉलीमराइजेशन होता है किसका? क्लोरोपीन। जो क्लोरोपीन यूनिट होती है उसी के पॉलीमराइजेशन से जो है यह बनता है। तो कहा जाएगा पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन से हमारा क्या बनता है? नियोप्रीन बनता है, जो कि एक सिंथेटिक रबड़ होता है। ठीक, अब क्लियर हो गया? अच्छा, वो एक मिनट। देखिए जरा तो, क्लियर हो गया? अब बताइए जरा आप लोग। ठीक ठीक, चलिए, ओके। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया। तो जो पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोपिन यूनिट होता है उसी से हमारा क्या बनता है? सिंथेटिक रबड़ बनता है। और वह सिंथेटिक रबड़ क्या होता है? नियोप्रीन होता है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। कह रहा है कि मैच आप, दूसरा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए आप, अब देखिए जरा, कुछ वैल्यू की लैम्डा मैक्स वैल्यूज दी गई हैं। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सी वैल्यू किसकी होगी। देखिए, इसके आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू देखें या कंपाउंड की, तो यह हमारा होमो है। और होमो की जो बेस वैल्यू होती है, बेस वैल्यू होती है 253 होती है। एक दो रिंग रेजिड्यू, तो टू रिंग रेजिड्यू, यह वैल्यू 10 के बराबर होगी। टू एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, इसकी वैल्यू भी 10 के बराबर होगी। तो कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। तो अर्थात ए का ऑप्शन 273, अर्थात 4 ऑप्शन सही होगा। अब इसका जरा देखिए, इस वाले का हेट्रो है, ये कैसा है? हेट्रो है। तो बेस वैल्यू जो होगी वह कितना होगी? देखिए, 214। यहां से देखिए, एक रिंग रेजिड्यू यहां, एक यहां, एक यहां, 4 रिंग रेजिड्यू, 4 रिंग रेजिड्यू। तो आपका हो गया कितना? 20। ये और हमारे इक्जोसाइक्लिक हो जाएंगे। इक्जोसाइक्लिक का होता है 10, जोड़ दीजिए, 4, 3, एक 4, 244 कोई है ही नहीं 244। चलिए, इसको छोड़िए। ए का 4 है, बी का देखिए कितना होगा? दो हेट्रो है तो 214, 14, 30, 44, 244 कोई ऑप्शन है नहीं। जरा इसका देखा जाए तो, दिस इज योर क्या है? होमो है। होमो की बेस वैल्यू कितना हो गई? 253।
एक रिंग रेजिड्यू, दो रिंग रेजिड्यू, तीन, चार, चार रिंग रेजिड्यू हो गया, तो 20 हो गया। यहां से देखिए, एक वन एक्जोसाइक्लिक हो गया, वन एक्जोसाइक्लिक को तो 5। कॉन्जुगेशन कितना है? कॉन्जुगेशन 1 2 3 डबल बॉन्ड है, 2 30, कितना हो गया? 200, 5 3 8, 3 2 5, 5 5 10, 308। तो इसका कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ए का 4, बी का 5, सी का 1 और सॉरी सी का 5, बी का 3rd। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेट्रो है। 2 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से मैच कर लेंगे। और बी का कौन सा हो जाएगा? 3rd हो जाएगा, 227। अरे, बी का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3rd, 200। और ए का, डी का 2। एक चीज ध्यान रखिए, अगर कंपाउंड लैम्डा मैक्स अनकंजुगेटेड सिस्टम है तो उसका लैम्डा मैक्स सदैव 200 से कम आता है, ये माना जाता है। अगर अनकंजुगेटेड सिस्टम कोई है तो उसका लैम्डा मैक्स क्या होगा? 200 से कम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना डीकलराइज ब्रोमीन वाटर गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनियल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हाइड्रो ट्रीटमेंट विद डाइसल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग इल टू ब्यूटेनोन। ये C4H6 है। C4H6 बताइए। बताइए क्या होगा? एक आणविक सूत्र C4H6 वाला एक हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन को रंग बदल देता है और अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ एक सफेद अवक्षेप देता है। यह हाइड्रोकार्बन मर्क्यूरी क्लोराइड युक्त तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर 2 ब्यूटेनोन देता है। इसलिए यह हाइड्रोकार्बन है, 1,3 ब्यूटाडाइन है कि साइक्लोब्यूटेन है कि 1 ब्यूटाइन है कि 2 ब्यूटाइन है? बताइए जरा इसका आंसर। तो दीपक पटेल कह रहे हैं तीसरे का सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं। C4H10 है। अरे सॉरी, H6 है। कह रहा है कि डी कलराइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के द्वारा ये रिएक्शन कर ले रहा था। क्या कर रहा है? डी कलराइज कर रहा है। फिर इसी की अभिक्रिया किससे कर रहा है? अमोनियल सिल्वर नाइट्रेट मींस टॉलेंस रिएजेंट दिया जा रहा है। देखिए ब्रोमी टॉलेंस रिएजेंट केवल टर्मिनल एल्काइन से रिएक्शन करता है। टॉलेंस रिएजेंट किससे करता है? टर्मिनल एल्काइन से ही रिएक्शन करता है। टर्मिनल एल्काइन से रिएक्शन के कारण से ये क्या करेगा? इसके में लास्ट में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा।
कार्बन होगा। देखिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी को जब ब्रोमीन वाटर देते हैं, देखिए Br2 देते हैं तो CH3 CH2 C Br Br C Br Br H बनता है। जब इसको हम देते हैं क्या Hg2H2SO4 तो यह हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3 देता है। तो सही आंसर क्या होगा 1 ब्यूटाइन सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए 1,3 डाइपोलर एडिशन सो एज वन ऑफ द स्टेप इन द मैकेनिज्म। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में 1,3 द्विध्रुवीय योग अपने क्रियाविधि के एक चरण के रूप में सम्मिलित है? डाइल्स एल्डर रिएक्शन है, ओजोनलिसिस ऑफ ओलिफिन्स है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिफिन्स है, हाइड्रोफॉर्मिलेशन ऑफ ओलिफिन्स है। बताइए इसका आंसर जरा तो जल्दी से। दीपक कह रहे हैं कि डाइल्स एल्डर रिएक्शन है। और लोग डिजीएन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में 1,3 द्विध्रुवीय योग अपने क्रियाविधि के एक चरण के रूप में सम्मिलित है? देखिए जो डाइल्स एल्डर रिएक्शन ये होती है डाइल्स एल्डर रिएक्शन। इसे ऑप्शन होता ही नहीं है। ये डाइल्स एल्डर रिएक्शन होती है, डाइन और डाइनोफाइल का एडिशन होता है। ओजोनलिसिस देखा जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जब इसके ओजोन की अभिक्रिया की जाती है देखिए यही हमारा है 1,3 डाइपोलर आयन। क्या है 1,3 डाइपोलर आयन जब इससे रिएक्शन करता है तो CH3 CHO CH2 बनता है और यह रीअरेंज करके कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो सही आंसर कौन सा होगा ओजोनोलिसिस ऑफ ओलिफिन्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इज आइसोएंथैल्पिक एज वेल एज एडियाबैटिक। पहला ऑप्शन क्या रहा जूल थॉमसन का प्रयोग आइसोएंथैल्पिक के साथ साथ रोधोस में भी होता है। ठीक है। जूल थॉमसन गुणांक का ऋणात्मक मान विस्तार पर गैस के गर्म होने से मेल खाता है। ठीक है। वह तापमान जिस पर ना तो शीतलन होता है ना तापन प्रभाव देखा जाता है व्युत्क्रम तापमान के समान रूप में जाना जाता है। बताइए इसका सही जवाब। देखिए जूल थॉमसन का प्रयोग म्यू जेटी बराबर होता है डेल टी और डेल पी एट कांस्टेंट टीएच। ठीक। और यह एक एडियाबैटिक होता है और एंथैल्पी भी कांस्टेंट होती है। मीन पहला स्टेटमेंट सही है। जिसमें जिसमें हमारा पहला स्टेटमेंट है उसको हम सही मान लेंगे।
जिसको समझ में ना आए उसको बाद में रखिए। जैसे वह ताप द टेम्परेचर एट विच नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व इज नोन एज द इन्वर्जन टेम्परेचर। कहा जाता है ऐसा टेम्परेचर जिस पर गैस ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करती है और ना ही हीटिंग इफेक्ट शो करती है, सच टेम्परेचर इज नोन एज ए इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इट मीन्स दूसरा भी ऑप्शन हमारा सही है, इट मीन्स यह भी हमारा गलत सिद्ध हो गया। जूल थॉम्सन गुणांक का ऋणात्मक मान गैस के गर्म होने से द टेम्परेचर एट विच द नाइदर कूलिंग, अच्छा, ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ जूल थॉम्सन करस्पॉन्ड टू वार्मिंग ऑफ द गैस इज एक्सपेंशन। यह भी स्टेटमेंट सही कर रहा है। अगर नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है तो वह हमेशा क्या शो करेगा, एक्सपेंशन शो करेगा। ओ सॉरी, कह रहा है कि गैस हमारा क्या शो करता है, हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो सही आंसर क्या होगा, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है और मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 है। हालांकि MnO4 का रंग गहरा बैंगनी है, के रंगहीन है। ऐसा इसलिए है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आप लोग बताइए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैग्नीज इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट वाइल के इज नॉट। मैग्नीज एक संक्रमण तत्व है जबकि के नहीं है। के MnO4 इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज वाइल के पोटेशियम हैज ए पॉजिटिव चार्ज। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीज इज 26 वाइल के प्लस इज नॉट। डी कह रहा कि उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में मैग्नीज आवेश स्थानांतरण संक्रमण की अनुमति देता है। दीजिए इसका सही जवाब। देखिए KMnO4 जो होता है, इट मीन्स MnO4 माइनस, इस पर ऑक्सीडेशन 7+ होता है, अर्थात मैग्नीज के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होगा वह 288 होगा, अर्थात इनर्ट गैस होगा। और इनर्ट गैस होने के कारण से यह केवल चार्ज ट्रांसफर के दौरान ही कलर शो करता है। तो सही आंसर क्या होगा, मैग्नीज इज हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अलाउ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। हमने आपसे कई बार चर्चा किया था कि चार्ज ट्रांसफर के कारण से कलर शो करने वाले कंपाउंड K2Cr2O7 और KMnO4 और सीरियम सल्फेट और K2Cr2, ठीक। चलिए दीपक पटेल ने बताया डी ऑप्शन सही है, तो सही आंसर क्या होगा, डी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज जनरली एडेड to an aqueous solution containing 0.1 molar each of chloride, bromide and iodide. The correct sequence of which halide will be precipitated? सिल्वर नाइट्रेट विलयन को धीरे धीरे 0.01 मोलर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयनों वाले जलीय विलयन में मिलाया जाता है। हेलोजन के अवक्षेपण का सही क्रम क्या होगा, बताइए भाई क्या क्रम होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों को जब डालेंगे तो क्या बनेगा, AgI बनेगा, AgBr बनेगा और AgCl बनेगा। ठीक, इनके जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं इनका होता है 8.1 इंटू 10⁻⁻17, ये होता है 5 इंटू 10⁻⁻13 और इसका होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁻।
-10। तो जो इसमें होगा, एक के दिया गया है, ये ऑब्जर्व वैल्यू होती है, जिसका वैल्यू सबसे कम होगी वह सबसे पहले हमारा प्रेसिपिटेट होगा। तो सबसे वैल्यू कम किसकी है? एजीआई की है। तो सबसे पहले एजीआई प्रेसिपिटेट होगा, फिर एजीबीआर होगा, फिर एजीसीएल होगा। तो सही आंसर क्या होगा? आयोडाइड ब्रोमाइड, अरे अरे अरे, ठीक, आयोडाइड ब्रोमाइड एंड क्लोराइड प्रेसिपिटेट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार करें। इन प्रजातियों में से केवल सिग्मा बंध ही मौजूद है। इसमें O2 डबल माइनस, CO प्लस डबल, CO प्लस, O2 प्लस, बताइए जल्दी से आंसर 8 का बताइए। एट का डी करें दीपक, चलिए देखते हैं। देखिए हमने आपसे बताया था, अगर 14 इलेक्ट्रॉन, 15, 16, 17, 18, 18 है, तो ऑक्सीजन है O2 डबल माइनस, इनके जो बंध ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो बंध कितना होता है? 3, 2.5, 2, 1.5 और 1। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, अर्थात इसका बंध ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। इसमें 14 है, 14 का अर्थ होता है बॉन्ड ऑर्डर 3। O2 प्लस कितना है? 15 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5। तो बंध ऑर्डर क्या करा है? सिग्मा बॉन्ड, केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट किसमें होगा? O2 डबल माइनस में, अर्थात O माइनस, ये स्ट्रक्चर होगा, अर्थात फर्स्ट वनली एलान, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अपक्रिया के लिए क्रम प्रारंभिक सांद्रता ए तथा अर्ध आयु का समय टी हाफ इस प्रकार संबंधित है। आपको बताना है टी हाफ और एन ए में संबंध बताना है आपको। क्या संबंध होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। दीपक, मंगनेश, प्रीति, नहीं याद आ रहा है? चलिए हम आपको बता देते हैं। फॉर nth ऑर्डर के लिए देखिए, बहुत फेमस इक्वेशन आपसे हमने कई बार चर्चा किया है, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए पावर n माइनस। ठीक, तो ये इसे क्या लिखा जा सकता है? टी हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट के अपॉन 1 पावर n माइनस 1। दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर
दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो एल एन टी हाफ इक्वल टू एल एन के माइनस एल एन ए पावर एन माइनस वन। दिस वैल्यू एल एन टी हाफ इक्वल टू एल एन के माइनस एन माइनस वन एल एन। कोई ऐसा है जिसमें एल एन एक कांस्टेंट हो? हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन कांस्टेंट के है, इसको कांस्टेंट मान लीजिए के, तो बचा क्या? एल माइनस है। ये तो भाई किसी कंडीशन पे होगा ही नहीं है, वो दोनों एक ही टाइप कर दिया है, तो किसी एक को सुधार लीजिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन को सुधार लीजिए, चाहे ए को कर लीजिए, इसको ब्रैकेट हटा। चलिए उसी को कर लेते हैं, इसी को कांस्टेंट को ऐसे लिख देते हैं बस। तो पहला ऑप्शन हमारा ए को सही कर लीजिए। ठीक है, अच्छा सी में तो लाग है ही नहीं, एक्चुअल ए रिजल्ट है तो सी में है नहीं, ए ही ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए तथा उनके सूचियों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो याद है उसको पहले से कर लीजिए। ये हमारा जूल थॉम्सन कोफिशिएंट होता है। ये क्या होता है? क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है, डीपी बाई डी टी बराबर पी डेल्टा वी अपॉन आर टी स्क्वायर, अर्थात डी का 4 अब बी का 2, डी का 4 बी का 2, कौन सा ऑप्शन है? डी का 4 बी का 2, डी का 4 बी का 2, अर्थात हमारा सी ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। डेल डेल एल एन अपॉन ए लेस असलिए प्रिंसिपल, ये हमारा कहां से जाएगा? आर्हेनियस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो हेलो, अभी सर हम 10 क्लास में हैं तो फिर क्लियर, तो 10th का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज गिवन एज सी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 3 आर टी अपॉन एम। ये पहला स्टेटमेंट सही है, अर्थात जिसमें पहला स्टेटमेंट सही है उसको हम जिसमें जिसमें वन है उसको रखेंगे और नदर को हम गलत काट देंगे। ये हमारा तरीका रहेगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने। कह रहा है कि द फॉर्म ऑफ वंडरवाल इक्वेशन फॉर एन मोल्स ऑफ एन नॉन आइडियल गैस इक्वल टू, जो आइडियल गैस P प्लस एन स्क्वायर अपॉन ए वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी होता है। यह हमारा वंडरवाल इक्वेशन होता है, अर्थात यह ऑप्शन गलत है। जिसमें जिसमें टू होगा वह सभी गलत होगा, अर्थात ए भी गलत, ए भी गलत, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। If CH2 equal to CH is treated with HBr, what will be the type of the reaction?
यदि CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 को HBr के साथ अपक्रिया दी जाए तो अपक्रिया का प्रकार होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, कंसर्ट एडिशन। बताइए जल्दी से। कह रहा है कि दीपक पटेल कह रहे हैं कि 12 का बी ऑप्शन सही होगा। ये हमारा CH2 CH COOH है। यह क्या है? एल्कीन है। और सबको पता है एल्कीन जो होता है वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है। सबको याद है कि एल्कीन क्या कौन सा एडिशन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक। कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसका प्रोडक्ट्स की बात लिखा जाए तो HBr देंगे तो क्या बनाएगा? CH2Br CH2COH बना। एंटी मार्कोनिक के रूल के हिसाब से वाटर का एडिशन हो जाएगा। ठीक, किसके अनुसार होगा? एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से वाटर का एडिशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन इंस्यूमर्स isomers which are mirror image of each other they are called in enantiomer। जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इन एंसियोमर्स कहते हैं। जैसे हाथ है, अगर एक दूसरे के मिरर इमेज है तो ये कहा जाएगा कि एक दूसरे के इन एंसियोमर्स हैं, अर्थात पहला स्टेटमेंट सही है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ए मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ इन एंसियोमर्स इज कॉल्ड एज ए रेसमिक मॉडिफिकेशन। इन एंसियोमर का जो आधा पार्ट होता है वह ए मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ इन एंसियोमर इज कॉल्ड एज ए रेसमिक मिक्सचर। अर्थात ये भी ऑप्शन सही है, जिसमें दो होगा वो भी सही होगा, अर्थात ये भी कट गया। इन एंसियोमर शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल वनली इन कायरल मीडियम। जो कायरल कार्बन होता है उसी की प्रॉपर्टीज डिफरेंस होती है, तो ये भी सही होगा, अर्थात 1 2 3 भी सही होगा। अब बचे हमारे पास द रेसमिक मॉडिफिकेशन इज कन्वर्टेड बाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एजेंट्स इनटू ए मिक्सचर ऑफ डाइस्टेरियोमर दैट कैन बी सेपरेटेड। रेसमिक मिक्सचर को कन्वर्ट के लिए ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के मिक्सचर में ऐड किया जाता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो हम कह सकते हैं कि जो 13 का ए ऑप्शन है, 13 का चारों स्टेटमेंट सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 1 2 3 4 सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन सुगंधित नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है, इट हैज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, इट्स स्ट्रक्चर इज नॉट दैट ए रेगुलर ऑक्टागन, इट्स स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब बाई मोर देन 2 कोनिकल फॉर्म्स। ये साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन है। देखिए इसके बारे में आपसे जानना चाहता है। इट हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 2 4 2 3 6, दिस इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। इट हैज प्लेनर मॉलिक्यूल गलत कर रहा है, या प्लेनर मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है या प्लेनर है, लेकिन एक्चुअल में यह प्लेनर है ही नहीं। इट्स स्ट्रक्चर नॉट दैट ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, ये भी गलत स्टेटमेंट्स कर रहा है। सुगंधित नहीं है। और सुगंधित कौन होते हैं? जो कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं। यह हमारा एरोमेटिक नहीं है, अर्थात एरोमेटिक होने के लिए 2 पाई 6 पाई 10 पाई इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि इसमें कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन।
तो इसीलिए यह क्या है, इट हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण से यह हमारा सुगंधित पदार्थ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट SN1 मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन के बाद यूजुअली कार्बोकटायन फार्मिंग SN1 है तो टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा, और आपसे हमने कहा था टर्सरी एल्किल हैलाइड सदैव क्या देते हैं, कार्बोकटायन का निर्माण करते हैं, तो इट मीन्स पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब जरा दूसरा ऑप्शन देखें। नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर दिस मैकेनिज्म। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं फेवर दिस मैकेनिज्म मीन्स इस रिएक्शन को फेयर कौन करता है, वाटर करता है सॉल्वेंट्स, अर्थात यह स्टेटमेंट्स गलत है कि पोलर सॉल्वेंट्स फेवर दिस मैकेनिज्म होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीडिंग फॉर दिस मैकेनिज्म। अगर इनके ऑर्डर को देखा जाए तो सबसे ज्यादा टर्सरी शो करता है, फिर सेकेंडरी है, फिर हमारा प्राइमरी है। तो देखा जाए तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये एल्किल ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण से यह क्या करता है, रिएक्शन की मैकेनिज्म को फेवर करता है, अर्थात स्टेटमेंट यह करेक्ट कह रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा सही होगा, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग म्यूटा रोटेशन ऑफ अल्फा डी इतना एंड बीटा डी आइसोमर्स इतना ग्लूकोज, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ रोटेशन is plus 52.5. The relative percentage of the alpha and beta isomer will be respectively. अल्फा ड्यूरिंग म्यूटा रोटेशन की बात कर रहा है, जो ग्लूकोज होता है वह हमारा अल्फा और बीटा फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म, जिसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। अल्फा, व्हाट इज respectively the relative percentage of the alpha and beta form will be respectively। 16 का कह रहे हैं कि बी ऑप्शन सही होगा, 36/64। देखिए इनके स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, 111 प्लस 19.2 हो गया। टोटल रोटेशन कितना दे रहा है, 52.5 दे रहा है। अब इसमें क्या करिए, इनके x प्लस दोनों के परसेंटेज को जोड़ लीजिए, अगर x और y माना जाए तो जो सिंप्लीफाई करते हैं तो x/y जो आता है वह 36/64 आता है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही माना जाता है। जब ठीक करें 36/64 होगा। अब क्रिया करा MgO सॉलिड से कार्बन सॉलिड, Mg सॉलिड, CO गैस, जिसका डेल्टा एच मान प्लस 491.1 किलो जूल है तथा डेल्टा एस इक्वल टू 1980 जूल केल्विन मोल इनवर्स है, 298 केल्विन पर संभव नहीं है वह ताप जिसके ऊपर यह अभिक्रिया संभव होगी। आपको वह ताप बताना है जिस पर यह अभिक्रिया संभव होगी।
बताइए जरा इसका आंसर। दीपक पटेल का है 17 का बी ऑप्शन सही है। इधर देखिए, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू निगेटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू निगेटिव है, तो यह डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन जीरो हो जाएगा। और लेस देन जब जीरो होगा, यहां से देखिए इसको इस डायरेक्शन में ले जाइए, तो डेल्टा एच नॉट टी डेल्टा एस हो जाएगा। और टी की वैल्यू पूछ रहा है, तो टी की वैल्यू कितना हो जाएगी, डेल्टा एच नॉट अपॉन डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू कितना दे रहा है, 491, 491 किलो दे रहा है, तो गुणते 1000 बटे 1980 जूल, 1980 जूल। तो 3 जीरो यहां आ जाएगा, तो 1.98 हो जाएगा। अरे कितना आ जाएगा देखा जाए तो 491, 1000। कितना आ जाएगा भाई, डिवाइड करें अगर इसकी वैल्यू, तो यह वैल्यू कितनी आएगी, 491, 491 हो गया, 1000 हो गया, 1980। तो लगभग ये आता कितना है, 2480.3 के। यही डी वाला ऑप्शन के इक्वल भाग देंगे तो आ जाएगा 19 दूनी 38। ठीक है, ठीक। 491 किलो जूल 1980। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, PbF4 की प्रकृति सहसंयोजक है, SiCl4 आसानी से जल अपघटित हो जाता है, GxF की तुलना में ज्यादा अस्थायी है, SN4 की प्रकृति आयनिक होती है। PbF4 करा की प्रकृति सहसंयोजक होती है, एक गलत कह रहा, पहले ही ऑप्शन गलत कह रहा है कि इसकी प्रकृति जो होती है यह हमारी किस कैसी होती है, प्रकृति सहसंयोजक नहीं होती बल्कि कैसी होती है, आयनिक होती है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत कर रहा है, यह कैसा होना चाहिए, आयनीय होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं
कि यह सहसंयोजक बंध पाया नहीं जाता, बल्कि कौन सा पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। पीबी या 4 की प्रकृति कोवलेंट होती ही नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 3 तत्व एक्स वाई जेड आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में है। एक्स कामा वाई तथा जेड की ऑक्साइड क्रमशः क्षारीय, उभयधर्मी तथा अम्लीय हैं। एक्स वाई तथा जेड की परमाणु संख्याओं का सही क्रम क्या होगा? बोलिए क्या सही क्रम होगा? उनके परमाणु संख्याओं अर्थात उनके परमाणु क्रमांक की चर्चा जानना चाहता है। किसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? जल्दी से बताइए। एक ही आवर्त में है एक्स वाई जेड, तरह की ऑक्साइड के क्षारीय हैं, उभयधर्मी है तथा अम्लीय है। देखिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। तो और परमाणु क्रमांक भी बढ़ता है। परमाणु क्रमांक भी बढ़ता है, अर्थात जेड का ज्यादा होगा, सबसे कम किसका होगा? एक्स वाई जेड, अर्थात यही सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 19 का सी ऑप्शन। बॉर्न के अनुसार किसी बिंदुओं पर तरंग फलन का साई स्क्वायर उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। द्रव्यमान, प्रायिकता वेग, प्रायिकता घनत्व, प्रायिकता समय। बताइए जरा। बॉर्न के अनुसार किसी बिंदु पर तरंग फलन का वर्ग उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। द्रव्यमान, प्रायिकता वेग, प्रायिकता घनत्व व प्रायिकता समय। देखिए जो जो फलन का तरंग फलन का वर्ग अर्थात साई स्क्वायर की बात किया जाता है। साई स्क्वायर क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रायिकता बताता है। अब प्रायिकता बताने का अर्थ है क्या? वह इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बताता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रायिकता घनत्व को वह बताएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 कह रहा है निम्नलिखित में किस आयन प्रक्रम के दौरान आबंध क्रम बढ़ता है और चुंबकीय व्यवहार प्रवर्तित होता है? यनो कितना है? यहाँ पे देखिए यनो का हो गया 15, इसका 14, बंद ऑर्डर इसका कितना? 3, तो सॉरी 2.5, इसका 2 यही चलिए बी ही ऑप्शन मिल गया हमको पहले कि यनो से जो यनो प्लस बनता है अबंध क्रम बंध क्रम जो होता है वह हमारा क्या होता है? बढ़ता है। जानते हैं यहां देखिए 14 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर बंध क्रम बढ़ रहा है और सभी में बंध क्रम हमारा क्या होता है? घटता जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। वायुमंडलीय नमूने के वायु के एक नमूने में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरे नमूने में 0.05% कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह दर्शाता है स्थिर अनुपात का नियम हमेशा सत्य नहीं होगा, गुणित अनुपात का नियम सत्य है।
Y एक यौगिक है कि Y एक मिश्रण है? बताइए सही आंसर। जल्दी से बताइए सही आंसर इसका। देखिए, वायुमंडलीय के नमूने में 0 पॉइंट इतना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड है तथा दूसरे नमूने में इतना कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखिए, वायुमंडलीय दाब के नमूने में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे नमूने यह दर्शाता है स्थिर अनुपात का नियम हमेशा सत्य नहीं होगा। ये तो इससे कोई मतलब गुणित अनुपात का नियम लागू ही नहीं होगा। वाई एक यौगिक नहीं है बल्कि वाई क्या है? वाई एक हमारा मिश्रण है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाई एक हमारा मिश्रण है जिसमें परसेंटेज हमेशा फिक्स नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची को मिलान करिए और उनके डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू दिया गया है, आपको करना है। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी निकालिएगा तो देखिए, इसमें जो साइनाइड होता है यह स्ट्रांग लिगेंड होता है, तेजी से निकालने का स्ट्रांग लिगेंड होता है और यह किसी भी नियम का पालन नहीं करेगा। जैसे इस पर +3 होगा, इस पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर? +3, +2 और +2 है। ये ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। इसमें जो देखिए, Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18, 3d5, इसमें 18, 3d5, इसमें 18, 3d6, 18, 3d6। ये प्रबल लिगेंड है। इसमें क्या है? प्रबल है। प्रबल होने के कारण से इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 के बराबर, अर्थात ये इससे मैच कर जाएगा। इसमें 1 है तो 1.73 चला जाएगा। इसमें कितना है? 5 है तो 5 चला जाएगा किसके साथ? इसके साथ। 6 है तो 4 आएगा, 4 आ जाएगा। 4.9 के अनुसार ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुड इवनिंग पंडित जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों के लेंथेनाइड श्रृंखला में लेंथेनाइड संकुचन सामान्यतः दर्शाता है परमाणुक त्रिज्या में वृद्धि तथा आयनिक त्रिज्या में कमी, परमाणुक त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या दोनों को घटना, परमाणुक त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या दोनों का बढ़ना, परमाणुक त्रिज्या में कमी तथा आयनिक त्रिज्या में कमी वृद्धि। दीपक कर रहे हैं 23 का बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, लेंथेनाइड संकुचन के कारण कहा जाता है यह ब्लॉक के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी आयनिक त्रिज्या, उनका रेडियस घटता है, अर्थात आयनिक त्रिज्या भी घटती है। तो दोनों हमारे परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या दोनों क्या होता है? घटता जाता है। कहाँ? यह ब्लॉक में यदि परमाणु क्रमांक के वृद्धि के साथ। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 34 का बी ऑप्शन हमारा, 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में किस सेल के अक्रिय इलेक्ट्रोड के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अक्रिय इनर्ट इलेक्ट्रोड के विषय में आपसे जानकारी जानना चाहता है, क्या सही होगा? यह सेल अक्रिया में भाग नहीं लेता है। एकदम कौन सा कथन सही नहीं है? सही बात, इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो कतई भाग नहीं लेगा, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। या तो ऑक्सीकरण अथवा अपचयन क्रियाओं के लिए सतह प्रदान करता है, ये भी सही कर रहा है।
यह इलेक्ट्रॉनों के चालन के लिए सतह प्रदान करता है। यह इलेक्ट्रॉनों के चालन के लिए कह रहा है सतह प्रदान करता है। यह गलत स्टेटमेंट है, सतह नहीं प्रदान करता है, तो यही स्टेटमेंट हमारा गलत है। यह रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए ये जब ये सही है तो ये भी सही होगा, अर्थात सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 25 का सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है कि 26 जब 10 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया, इसके क्वथनांक में 1% बढ़ गया, तब विलेय का आणविक भार क्या होगा। बेंजीन के लिए केबी का मान 2.53 के बराबर है। देखिए अब इसकी वैल्यू को निकालना है। कह रहा है क्या मॉलिक्यूलर वेट होगा। देखिए डेल्टा टी भी प्रोपोर्शनलिटी मोलरिटी को होता है। दिस इज मोलरिटी। ठीक, और डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, जो मोलरिटी होती है डब्ल्यू ए देखिए मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है, इधर देखिए एन बराबर ई वी, एन वेट बराबर होता है एन ई वी अपान 1000, और एन बराबर क्या हो जाएगा, वेट इंटू 1000 बटे ई इंटू वी, अर्थात वेट इंटू 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। डेल्टा टीबी का मान कितना दिया गया है, 1 है। केबी का मान कितना दे रहा है, 2.53 गुणते डब्ल्यू ए कितने 10 ग्राम है, 10 गुणते 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट एम गुणते वॉल्यूम कितना दिया जा रहा है, 100 ग्राम बेंजीन को, तो 100 यहाँ लिख दीजिए। 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2.53 गुणते 10 गुणते 10, 253 ग्राम हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 253 ग्राम, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। किसी निम्नलिखित वक्र किस अक्रिया के उष्मागतिकी को दर्शाता है। शून्य और प्रथम कोटि के, अच्छा वक्र ही नहीं छपा है, ये वक्र था। क्या ऑप्शन सही होगा, देखिए आप जब हमको चेक करना है, शून्य कोट के कह रहा है, शून्य कोट के अभिक्रिया का जो दर होता है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, तो अर्थात सांद्रता को हम इस पर दर प्लॉट कर दें, इस पर सांद्रता कर दें, तो सांद्रता चाहे जितना बढ़ाए दर हमारी सेम होगी, अर्थात शून्य कोट की अभिक्रिया को तो ये ठीक है, दर और सांद्रता होगा।
शून्य को, ये तो यहां तक सही है। सांद्रता को उसमें फिर कह रहा है प्रथम कोट की y पर दर और x पर टी हाफ। अगर इस पर समय दर्शाया जाए, इसे दर दिखाया जाए, इस पर समय टी किया जाए, टी का मान, रेट का मान, देखिए टी हाफ की बात कर रहा है, तो चाहे जितना बढ़ाएं या घटाएं उस पर कोई नहीं प्रभाव पड़ता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। शून्य कोट की अपक्रिया के लिए y बराबर दर और x बराबर सांद्रता तथा प्रथम कोट के लिए y पर दर और x पर हमारा क्या होगा? टी हाफ हो जाएगा। नहीं, टी हाफ भाई इस पर नहीं होगा। इसको जरा देखिए, प्रथम कोट के लिए क्या हो जाएगा? अगर ये ऐसा ग्राफ है तो इधर अगर हम y पर टी हाफ नोटेशन दें और x पे सांद्रता दे दें, सांद्रता बढ़ाएंगे तो टी हाफ ठीक तो है। सांद्रता चाहे जितना बढ़ाएं टी हाफ नहीं बढ़ता है, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? y पर टी हाफ, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दीपक पटेल कर रहे हैं 27 का बी। प्रथम कोट y दर है और x सांद्रता से, सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का कर रहा है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मैच करिए। हमने आपसे पहले कहा था सीओ ग्रुप होता है तो सदैव यह वैल्यू 1680 से लेकर 1850 के बीच में कोई वैल्यू दिया गया है, तो बी का 2 ऑप्शन दिया गया है। ट्रिपल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड कोई भी ट्रिपल बॉन्ड से 2100 से लेकर 2200 के बीच में होता है, तो ये भी तो ठीक है दिया है। एरोमेटिक CH दो तरीके की शो करता है 1550 और इधर NO2 का कितना होगा? 30 हो जाएगा। अरे इधर देखिए, यहां पर जो नाइट्रोजन होता है उसकी 2 वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी। एक ये मिलेगी, 2 मिलेगी, क्योंकि NO2 रेजोनेंस में शो करता है, इस कारण से इसकी होगी। एरोमेटिक CH की 30-20 सेंटीमीटर इनवर्स होगी, तो ए बी 1 2 3 4 अर्थात डी ही ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, n बराबर 3 के लिए होंगी 2 सर्कुलर 1 एलिप्टिकल, 2 वृत्तीय, 1 दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं, 1 वृत्तीय तथा 2 दीर्घ वृत्ताकार, 3 वृत्तीय कक्षाएं तथा 3 दीर्घ वृत्तीय कक्षाएं। देखिए n बराबर 3 होता है तो k बराबर होगा 1 2 3, ठीक। यदि n बराबर k हो जाए तो हमारी क्या होगी? वृत्तीय कक्षाएं होंगी। क्या होंगी? वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, ठीक। तो n बराबर 3, ये दोनों क्या होगा? वृत्तीय कक्षाएं, अर्थात एक वृत्तीय कक्षाएं जो 2 हमारी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 1 सर्कुलर एंड 2 इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के बराबर हो जाएगा, एक वृत्तीय एवं 2 दीर्घ वृत्तीय
कक्षाएं होंगी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए स्पेक्ट्रल रेखाएं तरंग दैर्घ्य निम्न में से किसके व्युत्क्रम का संबंध रखती हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोइंग ट्रांजिशन, द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम, द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल ऑफ द ट्रांजिशन, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन अंडरगोइंग। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। दीपक कह रहे हैं 30 का सी। देखिए जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इन कक्षाओं में, या यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, तो जो डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू होता है, और डेल्टा ई इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा होता है। तो डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लैम्डा होगा। तरंग दैर्घ्य निम्न किसके व्युत्क्रम संबंध रखते, या लैम्डा 1 अपान डेल्टा ई होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं पर खत्म हो रही है। जस्ट 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आपकी थ्योरी की क्लास, आज बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शंस की चर्चा करने चल रहे हैं। एल्डाल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, इन सब की आज चर्चा करेंगे। ठीक, तब तक आप लोग चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, बस तुरंत इसके बाद क्लास शुरू होने जा रही है थ्योरी के एल्डिहाइड एंड कीटोन की। जो लोग ना जुड़ पाए हैं चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से जुड़ लें। चलिए ओके, थैंक यू, कल पुनः मुलाकात होगी। एक्चुअल आज डिले इसलिए हो गया क्योंकि लाइट नहीं थी यहाँ पर, इस कारण से आज की क्लासेज आपकी डिले हुई। ओके, थैंक यू, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।